और बच्चे कैसे हैं आप लोग? तो यहां पे हम आज फर्स्ट क्लास ले रहे हैं आपका, ठीक है, 12th फिजिक्स, जिसमें हम लोग आज स्टडी करेंगे अबाउट द कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ बहुत अच्छा टॉपिक होता है तुम्हारा, और अक्सर यहां से आपका आईआईटी नीट बहुत क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, इस साल अगर आप 2026 का नीट का पेपर देखते हैं तो उसमें भी आपका कूलम्स लॉ से डायरेक्ट सवाल पूछा है एनसीईआरटी का। तो कूलम्स लॉ अच्छा टॉपिक अच्छा है आपका। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें हम लोग इसको स्टडी करते हैं। तो हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे इसका नाम आप देख रहे हैं कूलम्स लॉ, तो एक साइंटिस्ट थे कूलम्स, उन्होंने ही इसको प्रपोज किया था कि हम कैसे निकालेंगे। बिल्कुल ये सिमिलर है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर है जैसा आप लोग पढ़ते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन 9th क्लास, और वही तुमने पढ़ा है ग्रेविटेशन जो चैप्टर था वही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने 12th में भी स्टडी किया है। तो हम यहां पे स्टडी करने जा रहे हैं बच्चे कूलम्स लॉ। अब देखिए, अगर हम कूलम्स लॉ में बात करें तो सबसे पहले हम कुछ बातें इसकी समझते हैं कि कूलम्स लॉ क्या करता है। तो देखिए, कूलम्स लॉ में जाने से पहले आप ये बात जानते हैं कि भाई चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं। कैसे चार्ज होते हैं बच्चे? पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं। तो आप एक बात जानते होंगे कि भाई पॉजिटिव चार्ज, यानी अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? अगर पॉजिटिव है और निगेटिव है तो यहां पे होगा बच्चे रिपल्शन। क्या होगा? जल्दी बोलो, रिपल्शन। और बच्चा अगर मेरे पास प्लस और माइनस है तो क्या होगा? अट्रैक्शन। क्या होगा? अट्रैक्शन। ये बात हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। बताओ, समझते हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छे से हम इस बात को समझते हैं कि भाई ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो रिपल्शन, निगेटिव है तब भी रिपल्शन, पॉजिटिव निगेटिव है तब क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ठीक है सर। अब यहां पे एक सवाल पूछता है तुमसे कि बताइए फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक किसको कहा गया है? तो याद रखना बच्चे, इन दोनों के स्टेटमेंट को ही मिला के हम बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये कुछ बात भी आपको याद रखना है। इस तरह का अगर कभी स्टेटमेंट आता है कि बताओ किसको हम फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, तो चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है, इसको हम कहते हैं बच्चे फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहां तक बात क्लियर है? बोलो जल्दी। अच्छा, अब इसमें वर्ड आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो देखिए, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को अगर हम समझते हैं तो बच्चे इलेक्ट्रो वर्ड जहां भी आता है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके सर। और हम स्टैटिक के लिए बात करें तो इसका मतलब होता है रेस्ट। क्या मतलब होता है? रेस्ट। तो इसका मतलब हुआ सर, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये पढ़ेंगे कि स्टडी अबाउट द चार्ज व्हेन इट इज एट रेस्ट। यानी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो हम पढ़ने जा रहे हैं स्टडी ऑफ चार्ज व्हेन इट इज एट रेस्ट। यानी ये किस पे हो? रेस्ट पे हो, तब हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और जब ये मोशन में होता है तो क्या पढ़ते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जब ये जब ये एक्सीलरेटेड में होता है तो क्या पढ़ते हैं हम लोग? ईएम वेव, यानी जिसमें रेडिएशन निकलते हैं। तो ये बातें हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है, हमारा जो गोल है, वो है हमारे पास कूलम्स लॉ। तो हम यहां पे पढ़ने जा रहे हैं बच्चे कूलम्स लॉ। तो अगर हम कूलम्स लॉ की बात करें तो सबसे पहले याद रखना, कूलम्स लॉ सबसे तगड़ा एक क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कूलम्स लॉ किस चार्जेस पे काम करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां पे बनता है, किस तरह के चार्जेस पे काम करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, देखो लॉ है तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, इसमें हम कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट से आया है। तो अगर हमें इस पे कोई भी आर्गुमेंट करना है तो हमें एक्सपेरिमेंट करना होगा तब। तो अगर मैं कहूं कि यहां पे मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है Q1 और यहां पे एक मेरे पास पॉइंट चार्ज है बच्चे Q2, तो आप जानते हैं अगर इनके सेंटर टू सेंटर के बीच की दूरी कितनी है? R।
कितनी है? आर। तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर ये पॉजिटिव है और मान लें चलो ये भी पॉजिटिव है, तो हमेशा याद रखना कि इसके जरिए इस पे लगने वाला फोर्स, इसके जरिए इस पे लगने वाला फोर्स इधर काम करेगा और इसके जरिए इस पे लगने वाला फोर्स इधर काम करेगा। और अगर हम बात करें कि ये F1 है, F ऑन 1 ड्यू टू 2, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, F1 ऑन ड्यू टू 2, और यहां पे क्या पढ़ेंगे? F ऑन 2 ड्यू टू 1। यानी ये वाली फोर्स क्या होती है बच्चे? तो ये वाली फोर्स होती है फोर्स ऑन, क्या पढ़ते हैं इसको? फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। कैसे स्टडी करेंगे बताओ? पहले जो लिखा होता है उस पे लग रही होती है और जो दूसरा होता है वो लगा रहा होता है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि पहले कौन है यहां पे? 1, तो हम बोलेंगे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। अगर हम बात करें फिर F21 क्या होता है, तो बच्चे ये होता है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। समझ गया मेरी बात? यानी ये लिखने का रिप्रेजेंटेशन है, हम कैसे बात कर रहे हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, अगर हम अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ बात करें, कूलाम्स लॉ, तो समझिएगा, अगर हम कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करें कि भाई कूलाम्स लॉ क्या है, तो समझिएगा कूलाम्स लॉ ये क्या, कूलाम्स लॉ ने ये स्टेट दिया था, क्या स्टेटमेंट दिया था भाई? उसने पहला स्टेटमेंट दिया था, यानी फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज पहला। अब ये स्टेटमेंट है जो उसने एक्सपेरिमेंटली निकाले थे। क्या है पहला स्टेटमेंट? उसने बोला था मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। यानी चार्जेस का जो भी मैग्नीट्यूड होगा, तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि आपको पता है चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, या आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? Q1 इंटू Q2। ठीक है सर। दूसरा स्टेटमेंट उसने दिया था, क्या दिया था दूसरा स्टेटमेंट? उसने ये कहा था कि अब दूसरा स्टेटमेंट उसका यह था कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स। यानी उनके सेंटर के बीच की जो दूरी होगी उसके वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है। ठीक है। अब अगर हम फ्रॉम स्टेटमेंट 1 एंड 2 तो क्या लिख पाएंगे? तो F प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा बताओ? तो यह आएगा सर Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या आएगा बताओ? Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जब आप ये एक बात जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो हमेशा क्या होता है? तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है। तो यहां पे भी एक्सपेरिमेंटली एक कांस्टेंट निकाला गया जिसकी वैल्यू थी K, और यहां पे लिखा गया Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। क्या लिखा गया? Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। अब अगर हम बात करें इस K की, तो इस K को बोला जाता है प्रोपोर्शनलिटी, या ऐसे बोलो कूलम्बिक कांस्टेंट। कूलम्बिक कांस्टेंट। ठीक है सर। अब इसकी जो असली वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू है यानी K की जो वैल्यू होती है बच्चे, वो होती है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। अब इसकी यूनिट निकाले तो क्या आएगा? अब इसको इधर ले जाओ, ये हो गया न्यूटन, ये हो गया मीटर स्क्वायर, हो गया कूलाम स्क्वायर। तो इसका आता है यूनिट आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये इसकी यूनिट हो गई। ओके। लेकिन बच्चे एक बात याद रखना, K का जो असली वैल्यू होता है वो होता है बच्चे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां थोड़ा सा समझना, ये जो एप्सिलॉन नॉट हम पढ़ रहे हैं, इसको क्या पढ़ रहे हैं? एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? याद रखना बच्चे, ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस, बिटवीन द
चार्जेस। यानी अगर हम चार्जेस के बीच में क्या करें, अगर हम चार्जेस के बीच में मीडियम चेंज करते हैं तो ये फोर्स भी चेंज होना शुरू हो जाती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स इस बात पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है जल्दी बताओ, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। तो एप्सिलॉन नॉट अगर कहीं लिखा हो तो इसे बोलते हैं बच्चे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ये क्या होता है सर, बच्चे यही डिसाइड करती है कि तुम्हारे बॉडी पर, तुम्हारे चार्जेस पर कोई दूसरा चार्ज कितना फोर्स लगा सकता है। आप खुद सोचो, अगर मैं इसको मीडियम को, अच्छा ये किसके लिए होता है, तो अगर बच्चे कहीं एप्सिलॉन नॉट लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है वैक्यूम। क्या मतलब होता है, वैक्यूम। और कभी कभी हम इसको एयर के लिए भी यूज कर लेते हैं, एयर के लिए भी हम क्या कर लेते हैं, तो सुनिएगा बहुत ध्यान से। क्या पूछ रहा है तुमसे, कूलम्ब्स लॉ कहां पर वैलिड है, सुनना बहुत ध्यान से। तो देखो कूलम्ब्स लॉ वैलिड, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ वैलिड बिटवीन एनी टू चार्ज्ड बॉडी। ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि कूलम्ब्स लॉ जो होता है वो हमेशा किसी भी दो बॉडी के बीच में काम कर सकता है जो इलेक्ट्रिकली क्या होंगी, चार्ज्ड। क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकली चार्ज होनी चाहिए, तभी ये काम करेगा, वरना कूलम्ब्स लॉ काम नहीं करता। ठीक है सर। अब बात आती है बच्चा यहां पे अक्सर बच्चे फंस जाते हैं। अगर वो कहता है कि बताओ F इज इक्वल टू, जो तुमने लिखा K Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, क्या लिखा जल्दी बताओ, कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है सर। अब वो बोले, ये इसके बारे में बोले, दिस फॉर्मूला, बहुत ध्यान से सुनना, दिस फॉर्मूला वैलिड फॉर, अगर ये पूछ लिया तो अब बहुत ध्यान से आप समझिएगा, ये फॉर्मूला किसी भी दो चार्ज बॉडी के बीच में काम नहीं कर सकता। तो किसके बीच में करेगा, फॉर्मूला वैलिड फॉर, पहली चीज बिटवीन पॉइंट चार्जेस, किसके बीच में, बिटवीन पॉइंट चार्जेस। ये हमें ध्यान रखना है, यानी ये फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के बीच में काम कर सकता है, या फिर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, बहुत ध्यान से सुनना, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर और हॉलो स्फीयर और शेल। हॉलो स्फीयर को क्या कहते हैं, शेल। लेकिन क्या होनी चाहिए बच्चे, ये तो याद रखना, कंडक्टिंग होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, कंडक्टिंग, और उसके साथ साथ यूनिफॉर्मली होना चाहिए। चार्ज कैसा फैला होना चाहिए, यूनिफॉर्मली। ऐसा ना हो कि एक जगह पे चार्ज बहुत ज्यादा और दूसरी जगह पर कम है। ये बात क्लियर हो गई यहां तक। तो यानी ये इंपॉर्टेंट बात हो गई फिर हमारे लिए सर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो गई कि ये कहां पर ये कहां पर वैलिड होता है। तो दिस फॉर्मूला वैलिड पॉइंट चार्जेस, ओके, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो स्फीयर और शेल। ये बात हमें बहुत अच्छे से बच्चे याद रखना होता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत यहां पर, जल्दी बोलो। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चे, यहां पे एक चीज आता है, स्पेसिफिक चार्ज, एक वर्ड आता है यहां पे, स्पेसिफिक चार्ज। अगर बच्चे हम स्पेसिफिक चार्ज की बात करें तो ये कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, चार्ज पर यूनिट मास को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। यानी चार्ज पर यूनिट मास का क्या नाम है बच्चा, स्पेसिफिक चार्ज। बात क्लियर है,
बोलो जल्दी, पक्की बात है? ओके, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं, अब बहुत ध्यान से सुनना। जैसे मैंने एक सवाल दिया तुम्हें, मैंने कहा देखना बच्चे, अब सवाल कर रहे हैं, हमें ये फॉर्मूला लगाना है। कब लगाना है सर? पॉइंट चार्ज पे लगाना है और स्फेरिकल बॉडी पे। तो अभी हम इनके साथ खेलेंगे, पॉइंट चार्ज से खेलेंगे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है, क्या है? तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास ये, कि हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, और यहां पे दो चार्जेस हमने प्लेस किए। कैसे? एक यहां पे है हमारे पास चार्ज और एक यहां पर है हमारे पास चार्ज। ओके, यहां पर है बच्चे 4 माइक्रो कूलाम और यहां पर है हमारे पास 9 माइक्रो कूलाम, और इसके बीच का जो सेपरेशन है वो है 6 मीटर। क्या है बच्चों? 6 मीटर। तो क्वेश्चन है फाइंड फोर्स बिटवीन द चार्जेस, ठीक है? अगर आप बहुत अच्छे से चाहें तो आप ये लिख सकते हैं ये फिक्स है और ये भी फिक्स है। अगर फिक्स है तो कूलम्बिक फोर्स लग रही होगी, ये हमें बताना है। बताइए जरा आप लोग, आराम से बताइए, यही फॉर्मूला लगाना है। अच्छा, एक माइक्रो का क्या मतलब होता है? ध्यान से याद रखना, 1 माइक्रो का मतलब होता है बच्चे 1 म्यू, ये रिप्रेजेंटेशन है इसका, और इसका मतलब होता है 10 की पावर -6। जब भी माइक्रो नजर आएगा तो आप उसकी जगह पे 10 की पावर -6 का इस्तेमाल करेंगे। अब बताइए, अगर हम इसमें बात करें तो हाउ वी कैन राइट दिस। तो अगर बच्चे हम इसके लिए बात कर रहे हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, वो ध्यान से सुनना। तो आप बोलेंगे ठीक है सर, इस पे फोर्स जो भी लग रही होगी ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है सर, तो इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, तो इस टाइम रिपल्शन काम कर रहा है। डन, ठीक है? अगर हमें अभी कोई मतलब ही नहीं है चार्ज कैसे हैं, अभी हमसे वो पूछ भी नहीं रहा, हम देख के बता भी सकते हैं, ठीक है सर। अच्छा, इसको एक बात याद रखना बच्चे, इसको कहते हैं, इस वाले फॉर्मूले को कहते हैं स्केलर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। क्या कहते हैं बच्चे इसको हम लोग? स्केलर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कूलाम्स लॉ का ये स्केलर फॉर्म होता है। कैसा फॉर्म होता है? स्केलर फॉर्म, ठीक है? अब हमें यहां पे बात करना है, तो चलिए आइए करते हैं इस पे। तो बताइए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? तो सर हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू, क्या है बोलो? K Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। ये क्या हो रहा है? तो यहां पे क्या होता है बच्चे? R स्क्वायर, ठीक है? यहां तक बात। अब आप वैल्यू पुट करिए। तो सर अगर हम फोर्स लिखना चाहें तो बताओ, K की वैल्यू हमने लिखी, कहां लिखी बच्चों? तो यहां पे लिखी, देखो क्या होती है, कहां गई भाई, कहां गई? दिस इज व्हाट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और सब SI में चलेगा, ठीक है? अब अगर हम यहां पे बात करें बच्चे, तो यहां लिखेंगे 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और यहां लिखेंगे, अब देखो ये कितना है? 4 माइक्रो, यानी 4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 9 माइक्रो, 9 इंटू 10 टू दी पावर -6 अपॉन, क्या आ जाएगा बच्चा? अब देखो ये मीटर में है तो कुछ कन्वर्ट नहीं करना है, सीधा रख दो, यानी 6 का स्क्वायर, ठीक है? अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं। अब जब हम इसका 6 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा वो हम समझ रहे हैं, ध्यान से देखो। तो अब हम यहां पे बात करें सर अगर, तो हमारे पास क्या आ रहा है? तो सर F इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 9 इंटू 10 टू दी पावर 10, ठीक है? अब देखो क्या है हमारे पास, ध्यान से देखना, क्या है भाई हमारे पास? 4 इंटू 9 36, 10 की पावर -6 और -6 -12 और नीचे 36, ठीक है? तो यानी अब हमारे पास आ रहा है यहां पे सर 36 इंटू 10 की पावर -12 डिवाइडेड बाई 36। क्लियर है बात? अब ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे क्या हो गया? कैंसिल। अब बताओ हमें क्या मिलेगा? तो अब हम इससे अगर बात करें तो बच्चे क्या आ रहा है? तो ये आ रहा है सर 9 इंटू 10 टू दी पावर -3, यानी हमारे पास आ गया सर 9 मिली न्यूटन, या आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। दिस इज योर फोर्स बिटवीन चार्जेस। बताइए बात क्लियर हुई? यानी मिली न्यूटन भी लिख सकते हैं इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं। बात क्लियर है?
बात क्लियर है? बोलो जल्दी, जल्दी बताइए, बात क्लियर है? बोलो बच्चों, बात क्लियर है? पक्का? अब एक बहुत बढ़िया सवाल दे रहा हूं मैं तुम्हें और इसका जवाब देना, ठीक है? चलिए देखिए, एक बहुत अच्छा सा सवाल करते हैं, समझिएगा। मैंने एक सवाल पूछा, सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है? शुरू करें। देखो, फाइंड मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस if they are placed at 1.6 सेंटीमीटर। सही से लिख देता हूं इसको, प्लेस्ड एट 1.6 सेंटीमीटर। बताइए, कह रहा है फाइंड मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर इफ दे आर प्लेस्ड at 1.6 सेंटीमीटर। बताइए जल्दी से, बढ़िया सवाल है, ट्राई करो जरा, बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन करें वो वाला जो हम लोग कर रहे थे, उसी को देखते हैं। तो हमारा क्या था उसमें, तो हम लोग क्या कर रहे थे? तो हमारे पास बच्चों एक फॉर्मूला रहता है जो हमने देखा है, F इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब वो आपसे एक सवाल कर रहा है कि मिनिमम फोर्स बताइए जब चार्जेस को बच्चे कहां रखा गया होगा? 1.6 सेंटीमीटर पे। तो अब मसला ये होता है कि भाई मिनिमम कब होगा? अब ये बताओ, चार्ज जो है वो क्या हो सकता है सर? चार्ज की रेंज तो कहीं से कहीं तक जा सकती है, 0 से एक बहुत बड़ी वैल्यू भी ले सकता है कि नहीं? अब हमें ये कैसे पता चलेगा सर कि कब फोर्स मिनिमम होगी? यानी हमसे पूछा गया है इस डिस्टेंस पर मिनिमम फोर्स बताइए आप। क्या बताइए बच्चे? मिनिमम फोर्स बताइए। अब सर मिनिमम फोर्स कैसे बताएं? तो बच्चे आपने ये सीखा होगा, देखो अगर हम F की बात करें बच्चे तो ये तो फिक्स है, 9 इंटू 10⁹ और यहां आ गया Q1 और यहां पे आ गया Q2 अपॉन क्या आ गया यहां बताओ? तो यहां पे आ गया सर हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻² और पावर दिस। क्यों? क्योंकि सर इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? अब सारा मसला कहां आ गया? तो देखना बहुत ध्यान से, तो सर ये हो गया 9 और ये भी हो गया 10⁻⁹ और यहां आ गया सर 1.6 और सर यहां आ गया 10⁻⁻4 और यहां आ गया बच्चे Q1 इंटू Q2। यानी अब हमें इन चार्जेस को डिसाइड करना पड़ेगा। जब ये चार्जेस मिनिमम हो जाएंगे तब इन चार्जेस पे लगने वाली फोर्स क्या हो जाएगी? मिनिमम। तो आपने एक बात सीखा होगा, क्या सीखा होगा? तो हम एक बात जानते हैं बच्चे, क्या जानते हैं बोलो? तो हम एक बात ये जानते हैं सर, स्मॉलेस्ट चार्ज, बहुत ध्यान से सुनना, स्मॉलेस्ट चार्ज एग्जिस्ट इन नेचर इज कौन होता है बताओ? इलेक्ट्रॉन। कौन होता है बच्चे? इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब सर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो होगा वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, हमें अभी साइन से कोई मतलब नहीं है, हमें पता है निगेटिव होगा। अब ये बताओ, अगर मैं यहां पे ये वैल्यू सेट कर दूंगा तो ये फोर्स क्या हो जाएगी बच्चे? मिनिमम। तो इसका मतलब अब सर अगर हमें F मिनिमम चाहिए तो अब हम क्या करेंगे? तो सर अब हम यहां सॉल्व कर लेते हैं, 9/1.6 इंटू 1.6, सर ये ऊपर आ जाएगा 10⁻13 और सर यहां पे आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर है बात? अब देखो ये 1.6 1.6 1.6 1.6 कैंसिल हो गया बच्चे। अब बताओ क्या मिलेगा यहां? तो सर 9 इंटू 10⁻13 माइनस कितना हुआ? ये 38। तो हमें यहां मिलेगा अब 9 इंटू 10⁻⁹
-25 न्यूटन। कितना मिलेगा बताओ? 5। यानी F मिनिमम हमारे पास आ गया सर, F मिनिमम हमारे पास आ गया कितना बोलो? तो सर ये आ गया हमारे पास 9 × 10⁻⁻25 न्यूटन। दिस इज अवर आंसर। तो आप ये बात हमेशा याद रखना बच्चे, जब भी दो चार्जेस के बीच में वो आपसे मिनिमम फोर्स पूछेगा तो हमेशा तुम्हें क्या करना है? क्या करना है? इन दोनों चार्जेस को मिनिमम बनाना है। क्या बनाना है? मिनिमम चार्ज। क्या बनाना है? मिनिमम चार्ज। अब बताओ मिनिमम चार्ज क्या होगा? तो सर मिनिमम चार्ज होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्लियर है बात? ओके। अब देखो एक और क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सवाल पूछेगा तुमसे, बहुत ध्यान से देखना। वो ये कहता है कि भाई ठीक है, आपने ये कर लिया, आपने ये भी कर लिया, ओके। अभी देखो मैंने एक चीज बताया तुम्हें, स्पेसिफिक चार्ज। तो बताओ स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है बच्चा? तो अभी हम बात करें सर, तो स्पेसिफिक चार्ज अभी हमने देखा कि स्पेसिफिक चार्ज जो होता है वो हमारे पास होता है बच्चा चार्ज पर यूनिट मास। क्या होता है बताओ? चार्ज पर यूनिट मास। अब बहुत ध्यान से सुनना वो क्या कह रहा है, ठीक है? बहुत ही ध्यान से समझना वो तुमसे क्या सवाल कर रहा है, ठीक है? आइए समझते हैं। उसने कहा, एक क्वेश्चन आपको दिया, 2 प्रोटॉन आर placed at unit separation, are placed at, या unit separation मतलब are placed at 1 meter, are placed at 1 meter and they are in equilibrium. They are in equilibrium. Find specific charge of proton. Find specific charge of proton. ये सवाल आपसे कर रहा है। चलिए बताइए क्या आंसर आएगा इसका जल्दी से। बताइए जल्दी। शुरू करें? आइए देखिए समझते हैं इसको। अगर हम इसकी बात करें सर कि इसमें होगा क्या, ठीक है? बहुत ध्यान से सुनना। तो ये हमारे पास है, ठीक है? 2 प्रोटॉन हमने रखे, ठीक है सर? अब इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि भाई ठीक है, ये एक लाइन हो गया, इसी लाइन के अलोंग हमने उनको प्लेस किया होगा। तो ये वाला एक चार्ज हो गया हमारे पास प्रोटॉन, जिसका चार्ज Q और मास होगा m। और सर दूसरा जो होगा वो यहां पे होगा, जो होगा Q और m। ये सेपरेशन 1 मीटर पर है। अब बहुत ध्यान से सुनना, ईमानदारी से बताइए क्या बताना है, ध्यान से देखना। एक बात मुझे आप लोग ये बताइए, क्या ये वाला चार्ज इसको धक्का मारेगा? बिल्कुल। तो बताओ, दिस इज द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। मैं E बना देता हूं, इसका मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक। बताओ ये वाला चार्ज इसको भी धक्का मारेगा? बिल्कुल सर। तो कैसे मारेगा? Fe। तो बताओ ये दूर चले जाने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन बच्चे यहां पे एक वर्ड बोला है उसने, इक्विलिब्रियम। क्या वर्ड बोला है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बच्चे, इक्विलिब्रियम का मतलब है नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज विल बी 0। यानी हर चार्ज पर नेट फोर्स क्या होनी चाहिए? 0। अब इस पे तो 0 है नहीं, इस पे भी 0 नहीं है, तो इक्विलिब्रियम में कहां से आएंगे? तो क्या होगा, यहां ध्यान से समझना। यहां पे ये होगा बच्चे कि इस चार्ज को इसके मास की वजह से इस पे कौन खींचेगा? Fg। और इसको भी कौन खींचेगा? Fg।
क्या खींचेगा? एफ जी। यानी अब इस पे चांस है कि ये दोनों बराबर हो जाए तो इस पे फोर्स 0, ये दोनों बराबर हो गए तो इस पे फोर्स 0। इसका मतलब अब सर हमें समझ में आया कि अब अगर हम यहां बात करें देयरफॉर क्या कह रहा है? एफ नेट क्या होना चाहिए? 0। तो इसका मतलब हो गया सर एफ ई बराबर होना चाहिए एफ जी के। पहले ये बताओ, यहां तक बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल। अब हम इसमें आगे प्रोसीड करेंगे। अब सुनो, एफ ई की वैल्यू बोलो पहले। तो सर अगर हम एफ ई की वैल्यू बोलते हैं तो यह आएगा के इंटू चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होगा बच्चे? ई। या हमने क्यू लिया है तो क्यू ले लेते हैं भैया, क्यू ले आए तो यहां पे क्यू ले लेते हैं, तो यहां पे भी क्यू होगा और यहां पे होगा सर 1 मीटर का स्क्वायर। ये क्वेश्चन 1 हो गई। अब एफ जी लिखो। तो सर एफ जी लिखेंगे तो यहां आ जाएगा सर कैपिटल जी इंटू एम अपॉन 1 स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब नेट फोर्स 0 है तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं, तो हमें यहां मिलेगा एफ ई इज इक्वल टू एफ जी। एफ ई इज इक्वल टू एफ जी। अब एफ ई की वैल्यू क्या है? तो सर ये हो गया के इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, और यहां आ जाएगा जी इंटू एम स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। ठीक है यहां तक? अब अगर हम यहां बात करें तो खत्म ही हो गया, तो यहां आ गया के क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर। हमें क्या लिखना है? क्यू स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा जी अपॉन के। और देखो के को हम क्या लिख सकते हैं? जी अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी ये हम लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जी। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। इसका मतलब Q बाई एम अगर हम चाहें तो ये वैल्यू लिख सकते हैं अंडर रूट जी अपॉन के, या हम लिख सकते हैं इस पे अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जी। दिस इज कॉल्ड योर स्पेसिफिक चार्ज। क्या कहते हैं इसको? बोलो बच्चे, स्पेसिफिक चार्ज। यानी चार्ज पर यूनिट मास को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक चार्ज। बात क्लियर है? बना लो उसको जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, इसलिए तुम्हें यह आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात? जल्दी बोलो। अब देखिए एक सवाल और करते हैं हम लोग, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट बेस है, बहुत कॉमन से सेंस से आप कर सकते हैं। देखिए सवाल क्या पूछ रहे हैं? सवाल ये है अब हमारे पास, क्या सवाल है? सवाल ये है which one is the sure test for two body is electrically is charged। यानी इनमें से कौन सा ऐसा श्योर टेस्ट है जिससे हमें ये पता चल जाए कि बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया उसने तुम्हें। पहला ऑप्शन है हमारे पास अट्रैक्शन, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास रिपल्शन, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास अट्रैक्शन और रिपल्शन, और तीसरा चौथा हमारे पास है नन ऑफ दीज। बताइए इसमें क्या आंसर होगा? बताइए आराम से। अब देखिए इसमें बच्चे ये बोलते हैं कि सर अगर दो बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज हैं तो अट्रैक्ट भी हो सकती हैं और रिपेल भी, तो वो आंसर लगाएंगे इसमें। क्या आंसर लगाएंगे?
वो आंसर लगाएंगे ये वाला कि सर ये वाला सही है, ऐसे लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि सर दो बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज हैं तो वो अट्रैक्ट भी हो सकती हैं और रिपेल भी हो सकती हैं, और जैसे ही तुमने ये लगाया ये गलत हो जाएगा। क्यों सर? विच वन इज श्योर टेस्ट फॉर टू बॉडीज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। टू बॉडी क्या है? इलेक्ट्रिकली चार्ज हैं, यानी हमें यह भी पता नहीं है कि वो बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज है कि नहीं, बस हमें यह पता करना है। अगर हमें दो अननोन ऐसी बॉडी दे गई और बोला गया कि बताओ, चेक करके बताओ ये चार्ज है कि नहीं, तो कैसे पता चलेगा? तो सर ये बताइए ये आपने क्यों गलत कर दिया? क्योंकि अगर वो चार्ज हुई, तो आप ये कह रहे हैं अगर वो चार्ज हुई, तो वो ही कह रहा है कि अगर वो चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रिकली चार्ज है अगर वो दो बॉडी, तो हमें कैसे पता चलेगा, जबकि हमें शुरू से पता नहीं है। विच वन इज श्योर टेस्ट फॉर टू बॉडीज इलेक्ट्रिकली चार्ज, यानी हमें एक ऐसे टेस्ट की तरफ जाना है जो हम कभी भी दो बॉडी को उठाएं और उनको पास लाएं या दूर लेके जाएं तो हमें ये पता चल जाए वो बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज है या नहीं। हमें अभी नहीं पता वो चार्ज है कि नहीं। अब सुनना, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि अट्रैक्शन नहीं होगा, कभी भी अट्रैक्शन श्योर टेस्ट में नहीं आता। क्यों? बहुत ध्यान से सुनना। एक बात बताओ बच्चे, अगर मेरे पास अर्थ है और यहां पे एक बॉडी है ऐसे, ठीक है, ये कैसी होती है? अर्थ कैसी होती है बच्चे? न्यूट्रल। और ये भी कैसा होता है? न्यूट्रल। ठीक है सर, अगर मैं इसको रिलीज कर दूं तो ये क्या होगा? सर नीचे ड्रॉप करेगा। ड्रॉप करेगा तो क्या हो रहा है बच्चा इनके बीच में? अट्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चे, अगर दो बॉडी न्यूट्रल हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन जो होगा वो ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर दो बॉडी अट्रैक्ट हो रही हैं तो वो चार्ज हो भी सकती हैं और न्यूट्रल भी हो सकती हैं। इसका मतलब अट्रैक्शन श्योर नहीं है। मतलब वो ये नहीं बता पा रहा कि वाकई वो चार्ज हैं, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे करके छोड़ दूं तो ये नीचे की तरफ जा रहा है जबकि ये न्यूट्रल है और अर्थ भी न्यूट्रल है। इसका मतलब दो न्यूट्रल बॉडी भी क्या कर सकती हैं? अट्रैक्शन। लेकिन अगर दो चार्ज बॉडी हैं और उनको मैं पास लेकर आया और वो अगर रिपेल हो रही हैं, क्या हो रही हैं? रिपेल, तो श्योर टेस्ट है। क्यों? क्योंकि कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव नहीं होता, हमेशा क्या होता है? अट्रैक्टिव। तो इसीलिए यहां पे आंसर होगा रिपल्शन। क्या होगा? रिपल्शन। ये ऑप्शन गलत है, ये बात हमेशा याद रखना। और अट्रैक्शन भी श्योर टेस्ट नहीं होता, तो क्या आंसर होगा? रिपल्शन। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय।